एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जिनवू को देखते हैं जो आराम से सो रहा था। तभी उसे उसकी बहन जिना का कॉल आता है। कॉल पिक करने के बाद जिना उससे कहती है, क्या तुम भूल गए आज मेरा गार्जियन मीटिंग है? यह सुनकर जिनवू फटाफट से तैयार होकर जिना के स्कूल पहुंच जाता है। जिना उसे ही घूर रही थी क्योंकि जिनवू काफी स्मार्ट लग रहा था। जिना अपने मन में सोचती है, कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है? इधर स्कूल की सारी लड़कियां जिनवू को ही देख रही थीं। यह देखकर जिना उसकी टांग खींचने लगती है। अगले सीन में हम जिनवू को देखते हैं जो जिना के टीचर से बात कर रहा था। टीचर जिना के स्टडीज को लेकर उसकी तारीफ करते हैं और जिनवू से पूछते हैं, अगर जिना का अवेकिंग होता है क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? जिनवू तुरंत ही मना कर देता है। टीचर जिनवू से एक रिक्वेस्ट करते हैं और जिना के एक फ्रेंड को समझाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हमें जिन आह की बही फ्रेंड को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है ये और कोई नहीं, जिनवू की टीम की वही टीनेज लड़की हाना थी। हाना जिनवू को देखकर चौंक जाती है। जिनवू कहता है, ये दुनिया काफी छोटी है, मुझे पता नहीं था टीचर तुम्हें समझाने के लिए कहेंगे। हाना कहती है, मुझे पता नहीं टीचर ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन मैं हंटिंग क्विट नहीं करूंगी। जिनवू कहता है, तुम एक ई रैंक की हंटर हो, इस रैंक के साथ तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती। हमारे साथ मिलकर तुमने थोड़े पैसे कमाए थे, लेकिन वो तुम्हारा लक था। हाना कहती है, जो भी हो, अगर तुम मुझे हंटिंग क्विट करने कहने आए हो तो मैं यह नहीं करूंगी। जिनवू कहता है, मैं तुम्हें हंटिंग क्विट करने नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इधर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां डोंग सुक का भाई डोंग सू कोरिया आ गया था। उसे लेने हंटर एसोसिएशन का एक मेंबर वू जिन आया था। डोंग सू कहता है, मुझे पता नहीं था तुम मुझे लेने आओगे, क्या एसोसिएशन मुझ पर नजर रखे हुए है? वू जिन कहता है, मैं बस अपना काम कर रहा हूं। डोंग सू कहता है, तुम जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? क्या तुम्हारी एसोसिएशन मुझे बो करने से रोक पाएगी? सीन हंटर एसोसिएशन के लीडर गो और एस रैंक हंटर चोई की तरफ शिफ्ट होता है जो कुछ डिस्कस कर रहे थे। लीडर कहते हैं, अब बो एंड्स उड़ सकते हैं। चोई कहता है, हाँ, हमें कुछ एंट्स की बॉडी समुद्र में मिले हैं। लगता है अभी बो एंड्स ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें इवॉल्व होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लीडर कहते हैं, हमें जल्दी ही इस पर कुछ करना होगा। इधर जिनवू हाना को लेकर एक डंजन के पास आता है। हमें पता चलता है यह एक सी रैंक का डंजन है और इसे व्हाइट टाइगर गिल्ड ने खरीदा था ताकि वे अपने नए हंटर्स की ट्रेनिंग करवा सकें। जिनवू ने उनके मैनेजर से बात कर उसकी और हाना के जाने के लिए परमिशन ले लिया था। तभी एक ए रैंक का हंटर कीसो कहता है, तुम लोग कितनी देर तक बात करोगे? हमें जाना भी है। मैनेजर बताता है, यह एक ए रैंक हंटर है और टीम की जिम्मेदारी इस पर है। इस टीम में एक डी रैंक, 5 सी रैंक और 2 बी रैंक के हंटर्स हैं। ए रैंक वाला हंटर सोचता है, क्या सरदर्द है, अब मुझे इन ई रैंकर्स का भी ख्याल रखना होगा। जिनवू सोचता है, जब हाना को पता लगेगा कि डंकन्स कितने खतरनाक होते हैं तब वो समझ जाएगी। इसके बाद सभी डंजन के अंदर चले आते हैं। तभी जिनवू कुछ महसूस करता है और वह सी रैंक का डंजन रेड डंजन में बदल जाता है। इसे देखकर जिनवू जल्दी से हाना को पकड़कर डंजन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। मैनेजर इसके बारे में व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर बैकयून को बताता है। बैकयून भी रेड डंजन सुनकर चौंक जाता है। इधर डंजन में सभी लोग एक बर्फीली जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे। कीसो कहता है, यह एक रेड डंजन है। हाना जिनवू से पूछती है, यह रेड डंजन क्या है? जिनवू बताता है, रेड डंजन काफी कम अपीयर होते हैं, लेकिन यह काफी खतरनाक भी होते हैं। रेड डंजन किसी भी रैंक के डंजन में अपने आप बन जाते हैं। जब तक तुम डंजन के बॉस को नहीं हराओगे तब तक डंजन से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता और बाहर से भी कोई अंदर नहीं आ सकता। जिनवू ये सब बता ही रहा था, तभी दूर से एक तीर आकर हाना को लगने जा रहा था, लेकिन जिनवू उसे अपने हाथों से ही रोक देता है। लेकिन एक हंटर इतना लकी नहीं था और वो मारा जाता है। तीर डंजन के आइस एल्फ्स ने फेंका था। एल्फ्स उन्हें वार्निंग देकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर सारे डर जाते हैं। कुसो कहता है, ये डंजन काफी खतरनाक है और बाहर से भी हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। यहां पर सबसे हाई रैंक हंटर में हूं, इसीलिए सब मेरे ऑर्डर सुनोगे, लेकिन मैं सभी को ही गाइड नहीं कर सकता। इसलिए हम 2 ग्रुप्स में बंट जाएंगे। जो मेरे साथ आना चाहता है वह आए। सभी उस ए रैंक वाले के टीम में जाते हैं, लेकिन जब एक डी रैंक का हंटर उसकी टीम में जाता है वह उसे निकाल देता है और कहता है, सी रैंक के नीचे के हंटर मुझ पर सिर्फ बोझ बनेंगे, इसीलिए सी रैंक के नीचे का कोई भी हंटर मेरी टीम में नहीं आएगा। तभी एक बी रैंक की हंटर पार्क उसकी टीम छोड़ जिनबू के पास आ जाती है और धीरे से जिनबू से कहती है, ए रैंक होके भी कीसो ने तीर को नहीं देख पाया, लेकिन तुमने उसे नोटिस भी किया
और उसे अपने हाथों से भी रोका। तुम एक ई रैंकर तो नहीं हो सकते। इधर कीसो उन्हें छोड़ अपनी टीम के साथ खुले मैदान की तरफ चला जाता है और जिनबू बाकी लोगों को फॉरेस्ट की तरफ ले जाता है। कुछ आगे जाने पर उन्हें आइस बेयर्स के निशान मिलते हैं। यह देखकर कीसो सोचता है, वे लोग जंगल की तरफ गए हैं, मुझे नहीं लगता वे लोग जिंदा बच पाएंगे। तभी वहां पर आइस बेयर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। कीसो बड़े आसानी से अपने तलवार से एक आइस बेयर को मार देता है। इधर जिनवू की टीम को भी आइस बेयर्स के निशान मिलते हैं। पार्क कहती है, यह आइस बेयर्स का इलाका है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। जिनवू कहता है, यह आइस बेयर्स का एरिया है, इसीलिए हमें सिर्फ उन्हीं से ही खतरा होगा, एल्फ्स से नहीं। अगर हम खुले मैदान की तरफ जाते हैं तो वहां एल्फ्स हमें आसानी से देख सकते हैं। पार्क सोचती है, जिनवू ने सही कहा है, यहां बहुत सारे आइस बेयर्स होंगे तो एल्फ्स यहां नहीं आएंगे। जिनवू अपने स्टोरेज से सभी के लिए कोट निकालता है। यह देखकर सारे चौंक जाते हैं, क्योंकि एक हाई रैंकर ही स्टोरेज को इस्तेमाल कर सकता था। सभी कोट पहन लेते हैं। हाना कहती है, आखिर तुम हो कौन? जिनवू उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें यहां लाया हूं तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें यहां से सही सलामत बाहर ले जाऊं। लेकिन मैं चाहता हूं आगे मैं जो भी करूं तुम मुझसे कोई भी सवाल ना पूछो। जिनवू उन दोनों से भी ये कहता है। तभी वहां आइस बियर्स आ जाते हैं। जिनवू अपना टाइटल चेंज कर अपने हाथों से ही उन बेयर्स को मारने लगता है। बाहर डंजन को देखने बैक्यून आया था। बैक्यून सोचता है कीसो कुछ बी रैंकर्स को तो बचाकर ले ही आएगा। मैनेजर बैक्यून को जिनवू के बारे में बताता है और कहता है, मुझे लगता है उसकी रीअवेकनिंग हुआ है, लेकिन मैं इस पर श्योर नहीं हूं। वहां जिनवू को ढूंढते हुए डोंगसू आ जाता है। उसे देखकर बैक्यून पूछता है, तुम कोरिया में क्या कर रहे हो? लेकिन डोंगसू उसके बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें यहां मारने आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम इस रेड डंजन से जिंदा लौट पाओगे। वो जिन सोचता है, जिनवू तुम बहुत लकी हो, इस डंजन की वजह से डोंगसू तुम्हें मार नहीं पाएगा। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इस डंजन से बाहर निकल पाओगे? इधर डंजन में जिनवू ने अकेले ही सारे आइस बियर्स को ठिकाने लगा दिया था। यह देखकर सारे और चौंक जाते हैं, क्योंकि आइस बियर्स बी रैंक के बीस्ट थे। इसके बाद सभी पार्टी करने लगते हैं। हाना कहती है, यह बियर का मीट तो काफी टेस्टी है। भाई मेरे यहां भी काफी ठंड है, मैं भी पार्टी करना चाहता हूं। लेकिन अपना जिनवू पार्टी ना कर आइस बियर्स के केव में चला आता है। यहां काफी आइस बियर्स थे। जिनवू अपने शैडो आर्मी को बुलाकर उन बियर्स पर हमला करवा देता है। शैडो आर्मी उन बियर्स से लड़ रहे थे। जिनवू सोचता है, ये शैडो मोनार बनना तो काफी अच्छा हुआ, मैं अपना स्टेमिना यूज करें भी दुश्मनों से लड़ सकता हूं। तभी वहां आइस बियर्स का लीडर आ जाता है और एक ही दहाड़ से सभी शैडोज को खत्म कर देता है। इधर जिनवू कभी मैजिकल पावर 0 हो गया था, जिससे वह उन शैडोज को फिर से वापस नहीं बुला सकता था। जिनवू इग्रिस को लड़ने जाने के लिए कहता है। बेयर के कुछ करने से पहले ही इग्रिस तेजी से जाकर उसके पैरों को काट देता है, जिससे बियर नीचे गिर जाता है। बियर जिनवू पर हमला करने जा रहा था, लेकिन इग्रिस अपने तलवार से उसका गेम ओवर कर देता है। जिनवू सोचता है, अगर इग्रिस ने तब तलवार ना फेंका होता तो इस बियर की जगह मैं होता। इग्रिस, तुम सच में काफी ताकतवर हो। दूसरी तरफ कीसो के सारे टीम मेंबर को एल्फ्स ने मार दिया था। कीसो कुछ समझ नहीं पता क्या करे। तभी एक एल्फ आकर उसके टीम के आखिरी मेंबर को भी काफी बुरी तरीके से मार देता है। यह देखकर कीसो डरकर वहां से भाग जाता है। इधर जिनवू अपना आइकॉनिक वर्ड अराइज कहता है, जिससे सारे डेथ बियर्स शैडो बन जाते हैं। इधर बाहर डंजन खुले 3 घंटे बीत चुके थे, जिसका मतलब डंजन के अंदर 3 दिन हो गया था। डोंगसू कहता है, डंजन के अंदर 3 दिन बीत चुके हैं, मुझे नहीं लगता जिनवू बचा होगा। यह कहकर वह वहां से जा रहा था, लेकिन तभी वह कुछ सोचकर रुक जाता है और कहता है, जिनवू तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है, तो वह डंजन के अंदर कैसे गया? मैनेजर सिचुएशन को संभालने के लिए कहता है, वह मेरा एक दोस्त है और सी रैंक के डंजन को देखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए परमिशन दिया था। डोंगसू कहता है, ओह ऐसी बात है? और आकर मैनेजर को गले से पकड़ते हुए कहता है, तुझे क्या लगा मैं हुतिया हूं जो तेरी बातों पर आ जाऊंगा? बेक योन डोंगसू का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम मेरे ही सामने मेरे गिल्ड के मेंबर पर हाथ उठा रहे हो। डोंगसू उसे छोड़ देता है और कहता है, अब एक छोटे से कंट्री का गिल्ड मास्टर मुझे ऑर्डर देगा? दोनों के बीच में ही गर्मा गर्मी बढ़ जाता है और दोनों ही अपने ऑरस को बाहर निकालने लगते हैं। मैनेजर उनके प्रेशर से दूर जाते हुए कहता है, अगर 2 एस रैंक के हंटर्स लड़ें तो यह शहर तबाह हो जाएगा। दोनों ही अपने पंच को रेडी करते हैं और एक दूसरे पर मार देते हैं। धूल झटने पर हम देखते हैं वू जिन ने आकर उन दोनों के ही पंच को एक साथ रोक दिया था।
यह देखकर डोंगसू भी इंप्रेस हो जाता है। वू जिन कहता है, अगर आप लोगों ने अपने पावर को रोका ना होता तो मेरा हाथ टूट जाता। वू जिन डोंगसू से कहता है, मुझे नहीं पता तुम क्या शक कर रहे हो, लेकिन मैंने 2 हफ्ते पहले ही जिन वू के रैंक को चेक किया था। वह अभी भी एक ई रैंकर ही है और तुम्हारे भाई को डंजन के किसी बीस्ट ने मारा था। मुझे नहीं पता तुम क्यों जिनवू पर शक कर रहे हो। डोंगसू कहता है, तुम अभी भी नहीं समझे, मुझे तो बस उसे मारने का बहाना चाहिए था। तभी डोंगसू को एक कॉल आता है और वह वहां से चला जाता है। इधर डंजन के अंदर कीसो एल्फ से बचते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां जिनवू ने सारे बेयर्स को मारा था। बेयर्स को मरा हुआ देख कीसो चौंक जाता है और सोचता है, क्या इन्हें उन लो रैंकर्स ने मारा है? और खुद पर ही डाउट करते हुए कहता है, नहीं, इन्हें उन एल्फ्स ने मारा होगा। यह सोचकर वह वहां से भाग जाता है। भागते भागते वह जिनवू की टीम के पास पहुंच जाता है। उन्हें ऐसे हंसते और एंजॉय करते हुए देख कीसो तो पूरी तरह से सटक जाता है। कीसो उनकी तरफ बढ़ते हुए गुस्से में कहता है, तुम लोग यहां मजे कर रहे हो और वहां मेरी टीम खाना और गियर ना होने की वजह से मर गई, क्योंकि तुम लोगों ने सब कुछ ले लिया है। उसे लगता है पार्क ने उसकी टीम को इसलिए ही छोड़ा था क्योंकि वह इस बारे में जानती थी। गुस्से में वह कहता है, मुझे बताओ, तुम लोगों के पास यह सब कैसे आया? वरना अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। वह अपनी तलवार से उन पर हमला करने ही वाला था, तभी जिनवू आकर उसके सर पर टपली मार देता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। जिनवू कहता है, तुमने अपने टीम को तो मरवा दिया और हमें भी मुसीबत में डाल दिया। और कहता है, मैं तुम्हारे प्रेजेंस को फील कर पा रहा हूं। जिनवू के ऐसा कहते ही वहां एल्फ्स आ जाते हैं जो कीसो का पीछा कर रहे थे और ह्यूमंस को ढूंढने के लिए। वहां हम एल्फ्स के लीडर को भी देखते हैं। लीडर कहता है, लगता है यहां सभी बेवकूफ नहीं है। जिनवू यह सुनकर चौंक जाता है क्योंकि वह उनकी लैंग्वेज को समझ पा रहा था। जिनवू सोचता है, लगता है सिस्टम की वजह से मैं इनके बातों को समझ पा रहा हूं। लीडर कहता है, इसने कहा था तुम ताकतवर हो और यह तुमसे लड़ना चाहता है। लीडर अपने बात को पूरा कर पाता उससे पहले ही जिनवू उस एल्फ का काम तमाम कर देता है और कहता है, तुम कुछ कह रहे थे, और लीडर पर भी हमला कर देता है। लेकिन लीडर ने जिनवू के अटैक को अपने डैगर से रोक दिया था। जिनवू समझ गया था एल्फ्स का लीडर उससे काफी स्ट्रांग है। लीडर कहता है, तुम तो ह्यूमन नहीं हो, फिर तुम ह्यूमंस के साथ क्या कर रहे हो? जिनवू उसके बातों को समझ नहीं पाता। लीडर कहता है, हमें हर वक्त एक आवाज सुनाई देता है जो हमें ह्यूमंस को मारने को कहता है, लेकिन तुम्हारे केस में मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा। जिनवू सोचता है, क्या यह मेरे सिस्टम की तरह है? लीडर कहता है, अगर तुम पीछे के ह्यूमंस को हमें दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिनवू पूछता है, आखिर तुम इंसानों को मारना ही क्यों चाहते हो? लीडर कुछ बताने ही जा रहा था, तभी वो ग्लिच कर जाता है और फिर से उसी बातों को रिपीट करता है, अगर तुम पीछे के ह्यूमंस को हमें दे दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जिनवू समझ नहीं पाता अभी क्या हुआ, लेकिन अभी के लिए बो इसे इग्नोर कर उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। लीडर कहता है, तुम कुछ लोग हमसे लड़ नहीं सकते। यह सुनकर जिनवू बस एक स्माइल करता है और अपने पूरे शैडो आर्मी को समन कर लेता है। शैडोज को देखकर बाकी के हंटर्स भी डर जाते हैं। दोनों ही आर्मी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। भाई, स्टूडियो ने काफी बढ़िया एनिमेशन किया है। इतना खौफनाक मंजर देख बाकी के हंटर्स वहां से भागने लगते हैं। कुछ एल्फ्स उन्हें भागते हुए देखकर उन पर एरोज शूट करते हैं, लेकिन जिनवू अपने हाथों से ही एरोज को रोककर उन्हें खत्म कर देता है। जिनवू सोचता है, मेरा एमपी काफी तेजी से कम हो रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो मैं हार जाऊंगा। इधर एल्फ्स का लीडर सारे शैडोज को मारता हुआ जिनवू के पास आता है और उस पर हमला कर देता है। लीडर कहता है, तुम सच में ताकतवर हो, मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा नाम क्या है? जिनवू काफी आइकॉनिक तरीके से अपना डैगर निकालते हुए कहता है, संग जिनवू। दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन बारूका जिनवू पर भारी पड़ रहा था। बारूका की एक लात से जिनवू दूर चला जाता है। जिनवू कुछ शैडो मैजर्स से बारूका पर फायरबॉल से हमला करवा देता है, जो सीधा बारूका पर हिट होता है। इधर कीसो को होश आ जाता है और जिनवू को देखकर उसे फिर से गुस्सा आ गया था। वह जिनवू को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। इधर बारूका को भी फायरबॉल से कुछ नहीं होता और वह भी जिनवू की तरफ बढ़ रहा था। बारूका जिनवू पर हमला करने ही वाला था, तभी हम स्मोक में से एक नए शैडो को बाहर निकलता देखते हैं। हमें कुछ सेकंड पहले का सीन दिखाया जाता है, जब कीसो जिनवू को मारने आ रहा था। तब जिनवू ने इग्रिस को बुलाकर पहले स्नो उड़ा दिया था, जिससे इधर क्या हो रहा है बारूका कुछ समझ नहीं पाता। इसके बाद इग्रिस ने कीसो का काम तमाम कर दिया था और जिनवू ने उसे शैडो बना दिया था। कीसो एक ए रैंक का हंटर था, इसलिए उसका शैडो भी काफी स्ट्रांग था।
जो बारूका के हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है। जिनवू कीसो के शैडो का नाम आयरन रखता है। आयरन अपने स्किल्स का यूज्ड बारूका पर करता है, जिससे बारूका जिनवू को छोड़ आयरन पर हमला करने लगता है। मैं आपको आयरन के स्किल्स को एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको समझने में ईजी होगा। आयरन जब अपने स्किल्स का यूज्ड किसी पर करता है, वह अपने ओपोनेंट को छोड़ पहले आयरन पर हमला करने जाएगा, जैसे बारूका जिनवू को छोड़ आयरन पर हमला करने आया था। कमिंग बैक टू द स्टोरी, इधर सभी लोग छुपकर फाइट को देख रहे थे। हाना पूछती है, क्या हंटर्स ऐसे लड़ते हैं? तो मैं हंटर कैसे बन पाऊंगी? दोनों बताते हैं, हमने भी पहले ऐसी फाइट कभी भी नहीं देखा। बारूका कहता है, तुम्हारा यह सोल्जर मुझे हरा नहीं पाएगा, क्यों ना तुम दोनों भी मुझ पर हमला करो। यह सुनकर जिनवू, इग्रिस और आयरन तीनों ही बारूका पर टूट पड़ते हैं, लेकिन बारूका तीनों को ही कांटे की टक्कर दे रहा था। आयरन फिर से अपने स्किल्स को यूज करता है, जिससे बारूका उन्हें छोड़ आयरन पर पहले हमला करने जाता है। मौके का फायदा उठाकर जिनवू और इग्रिस बारूका पर हमला कर देते हैं। बारूका इग्रिस के अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन जिनवू के अटैक को डॉज नहीं कर पाता। बारूका साइड होकर कहता है, तुम मुझे ऐसे ट्रिक से मार नहीं पाओगे। जिनवू कहता है, तुम स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारे सोल्जर्स नहीं। बारूका देखता है शैडोज ने उसके सारे एल्फ्स को मार दिया है। यह देखकर बारूका कहता है, मैं तुम्हें मार दूं तो उन्हें मारने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिनवू डैगर को बारूका की तरफ फेंकता है। बारूका सोचता है, कैसा गधा है, अपने हथियार को ही फेंक दिया। लेकिन जिनवू का तो प्लान कुछ और था। वह अपनी स्किल्स को यूज कर डैगर को बारूका पर मोड़ देता है। बचने के चक्कर में बारूका अपने डैगर को सामने लाता है, जिससे उसका डैगर टूट गया था। आयरन बारूका को पकड़ लेता है और मैजेस उस पर फायरबॉल से हमला करते हैं, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी बारूका को कुछ नहीं होता। वह अपने हाथों से ही आयरन को फाड़ देता है और गुस्से से कहता है, मैं तुम सबको मार दूंगा। लेकिन तब तक जिनवू ने उसके पेट में डैगर घुसा दिया था। बारूका फिर भी नहीं मरता और गुस्से से कहता है, मैं तुझे मार दूंगा। तभी आयरन फिर से समन होकर अपने एक्स हैमर से बारूका की चटनी बना देता है और फाइनली बारूका खत्म हो जाता है। जिनवू इससे लेवल अप होता है और देखता है आयरन अभी भी बारूका की चटनी बनाए जा रहा था। जिनवू कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? इसका भरता बनाकर खाने का प्लान है क्या? आयरन इग्रिस की तरफ देखता है, लेकिन इग्रिस तो उसे टोटल इग्नोर मार देता है। डंजन का बॉस डिफीट हो गया था और डंजन का गेट ओपन हो जाता है। यह देखकर सारे खुश हो जाते हैं, लेकिन जिनवू का तो प्लान कुछ और ही था। इधर डंजन के बाहर मैनेजर कहता है, आप चले जाइए, मैं यहां रुक जाऊंगा। बैकयून कहता है, अंदर मेरे गिल्ड के मेंबर्स हैं, मैं कैसे जा सकता हूं? तभी गेट का कलर ब्लू हो जाता है और डंजन में से लोग बाहर आने लगते हैं। बैकयून को लगता है यह कीसो है, लेकिन गेट में से पार्क और वह सी रैंक का हंटर बाहर आते हैं। इसके बाद जिनवू और हाना भी बाहर आ जाते हैं और गेट बंद हो जाता है। बैकयून सोचता है, यह क्या हुआ? सिर्फ लो रैंक के हंटर ही बाहर आए हैं। जिनवू हाना से कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, और वहां से जा रहा था। तभी बैकयून उसे रोककर कहता है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। जिनवू कहता है, मैं काफी थक गया हूं, तुम्हें अपने गिल्ड के मेंबर्स से बात करना चाहिए। यह सुनकर बैकयून गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, हमारे 6 हाई रैंक के हंटर्स नहीं लौटे। मैं जानना चाहता हूं डंजन में क्या हुआ है। जिनवू कहता है, मैंने तुम्हारे गिल्ड के 2 मेंबर्स को बचाकर लाया है, क्या पहले तुम्हें मेरा शुक्रिया नहीं करना चाहिए था? बैकयून अपनी गलती को समझता है और जिनवू से माफी मांगता है। इसके बाद जिनवू हाना को लेकर वहां से चला जाता है। बैकयून पार्क से पूछता है, यह लड़का इतना गुस्से में क्यों था? पार्क बताती है, पता नहीं, डंजन के बॉस को हराने के बाद ही उसका मूड ऑफ हो गया था। बैकयून मैनेजर से कहता है, मुझे किसी भी हाल में यह लड़का मेरे गिल्ड में चाहिए। इधर जिनवू हाना को उसके घर छोड़ देता है। हाना उसे थैंक्स कहती है और उसे जिनकुन बुलाती है। यह सुनकर तो अपना लौंडा भी हैरान हो जाता है। इसके बाद वह घर की तरफ आ रहा था। उसका मूड इसलिए ऑफ था क्योंकि वह बारूका के शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया था और उसे बस एक डैगर मिला था। घर आने के बाद जिनवू सोचता है, आज ये तीसरी बार है जब मैंने किसी इंसान को मारा है। सीन कट होकर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। यूजिन जिनवू को लेने आया था नेक्स्ट डंजन रेड के लिए। जिनवू कहता है, हमें किसी और को भी पिक करना है। रास्ते में वे लोग हाना को पिक करते हैं। हाना कार में बैठते हुए जिनवू को फिर से जिनकुन बुलाती है। यह सुनकर यूजिन चौंक जाता है। जिनवू पूछता है, क्या तुम कल रात ठीक से सो पाई? हाना कहती है, नहीं, मैं काफी थक गई थी। यूजिन बातों को कुछ और समझ लेता है और कहता है, सर, आपको पता है ना हाना अंड्रेज है? जिनवू कहता है, हाँ, इससे क्या हुआ? यूजिन कहता है, नहीं, कोई बात नहीं,
और सभी डंजन के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हमें यूएस में एक डंजन का सीन दिखाया जाता है। वहां एक हंटर एक आदमी को देखकर काफी डरा हुआ था। वह आदमी कहता है, मुझसे डरो मत, मैं एक इंसान हूं। लेकिन वह हंटर उसकी किसी भी बातों को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वह कोरियन में बोल रहा था। वह आदमी अपने टूटी फूटी इंग्लिश से कहता है, मैं एक इंसान हूं और मैं घर जाना चाहता हूं। सीन जिन वू और उसकी टीम पर शिफ्ट होता है, जहां सारे शैडोज मॉन्स्टर्स को मारने के बाद माइनिंग कर रहे थे। शैडोज को देखकर यू जिन चौंक जाता है और पूछता है, ये सब कौन है? जिन वू कहता है, ये बताना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। शॉर्टकट में कहूं तो ये मेरे स्किल्स का एक पार्ट है। यू जिन काफी मायूस हो जाता है और कहता है, मेरे लिए भी कोई काम छोड़ दो। तभी एक शैडो आकर उसे कुछ स्टोन्स दे देता है। अगले सीन में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसे अब कैप्चर करके रखा था। बाहर दो ऑफिसर एक दूसरे से बात कर रहे थे। आखिर यह आदमी कहां से है? दूसरा ऑफिसर कहता है, इसने बताया इसका नाम कालाम है और ये कोरिया के किसी डंजन में 10 साल पहले फंस गया था और आज उस डंजन का गेट यहां यूएस में खुला है। ये कोई मैजिकल बीस्ट भी हो सकता है, इसलिए हमने एक एस रैंक के हंटर को बुलाया है जो इससे इंट्रोगेशन करेगा। हमें पता चलता है वह एस रैंक का हंटर और कोई नहीं डोंगसू है। अगले सीन में हम जिन वू और यू जिन को देखते हैं जो पार्टी कर रहे थे। जिन वू कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैंने तुम्हारे साथ 19 डंजन रेड किए हैं, तो इसके बाद तुम क्या करोगे? यू जिन बताता है उसे गिल्ड मास्टर लाइसेंस के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद वो उसके डैड से बात करेगा गिल्ड उसे देने के लिए, और पूछता है, तुम्हारा क्या प्लान है? जिनवू बताता है उसे कुछ काम है, इसीलिए वह उसे कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। यू जिन जिनवू के बातों को उल्टा समझ लेता है और कहता है, अगर तुम्हें लगता है मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं तो तुम मुझे यह बात मुंह पर कह सकते हो। मेरा एक बड़ा भाई है, वह भी मुझे पसंद नहीं करता और मुझे लूजर समझता है। लेकिन दूसरी तरफ तुमने मेरी कितनी मदद की, मेरी जान भी बचाई। काश उसकी जगह तुम मेरे बड़े भाई होते। यह सुनकर जिनवू उसे ड्रिंक देते हुए कहता है, ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हुए। यह सुनकर यूजिन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और दोनों फिर से ड्रिंक्स करने लगते हैं। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। जिनवू जीना से कह रहा था, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। जीना कहती है, आजकल तुम काफी बिजी रहते हो, क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड बना ली? जिनवू मना कर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हम जिनवू को डीमन कैसल में देखते हैं। जिनवू सोचता है, पिछली बार जब मैं यहां आया था मेरा लेवल काफी कम था, लेकिन अब मेरा लेवल काफी बढ़ गया है। शायद मैं इस बार यहां के डीमन से लड़ पाऊंगा। इसके बाद वह की का यूज कर अंदर चला आता है। जिनवू आगे बढ़ रहा था, तभी उसके सामने एक क्वेस्ट आता है जहां लिखा था उसे क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए 10,000 डेमन सोल्स कलेक्ट करने होंगे। यह देखकर जिनवू भी चौंक जाता है। वो अंदर आते हुए कहता है, मुझे यह नहीं जानना यहां कितने डीमंस हैं। अगर तुम मेरे पर्पस के सामने आओगे तो मैं तुम सबको ही एलिमिनेट कर दूंगा। अगले सीन में हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो अपने फादर से बात कर रहा था। फादर कहते हैं, तुम चाहते हो मैं गिल्ड तुम्हें सौंप दूं? तुम्हें पता है ना तुम्हारा बड़ा भाई क्या प्लान कर रहा है? यूजिन बताता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन बाहर के किसी हंटर को गिल्ड मास्टर बनाना हमारी कंपनी के लिए रिस्की हो सकता है। फादर कहते हैं, यह हंटर संग जिनवू वही है ना जो तुम्हारे साथ डंजन रेड पर गया था? वह डबल डंजन इंसिडेंट और सर्वेलेंस टीम के मेंबर के मर्डर वाले इंसिडेंट में भी मौजूद था, और कुछ दिन पहले जो रेड गेट ओपन हुआ था वहां पर भी उसने कुछ हंटर्स को बचाकर लाया था। और तुमने जो ये गिल्ड मास्टर लाइसेंस पाया है उसमें भी तुमने जिनवू की मदद लिया होगा, और तुम चाहते हो मैं तुम्हें गिल्ड सौंप दूं? यू जिन हिचकिचाते हुए हाँ कहता है। फादर कहते हैं, ठीक है, मैंने सुना है व्हाइट टाइगर गिल्ड जिनवू को रिक्रूट करना चाहते हैं। अगर तुम उनसे पहले जिनवू को हमारे गिल्ड में शामिल कर पाए तो मैं तुम्हें गिल्ड सौंप दूंगा। इधर कैसल के अंदर जिनवू सभी डीमंस को मारने के बाद उनके शैडोज को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। तभी उसे अगले फ्लोर में जाने के लिए परमिट मिलता है। जिनवू आइस बियर के लीडर को समन कर वहां से जा ही रहा था, तभी सामने और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं। जिनवू सोच रहा था इनसे कैसे निपटे। तभी बियर दौड़ते हुए मॉन्स्टर रो की चटनी बनाकर आगे बढ़ जाता है। यह देखकर जिनवू काफी इंप्रेस हो गया था और कहता है, आज से तुम्हारा नाम टैंक होगा। सीन कट होकर हमें चाहे को दिखाया जाता है जो अभी ही स्विमिंग करके बाहर निकली थी। उसे देखकर सभी उसकी खूबसूरती को लेकर बातें करने लगते हैं, लेकिन चाहे तो कुछ और ही सोच रही थी। जब वह चोई से बात करने गई थी कि हम फ्लाइंग एंट्स के बारे में पब्लिक को क्यों नहीं बता देते, तो चोई ने कहा था, यह एसोसिएशन का ऑर्डर है कि हम इसके बारे में पब्लिक को न बताएं, और वैसे भी यह जानकर लोग पैनिक करने लगेंगे।
हमें इन बातों पर ध्यान न देकर हमारे गिल्ट को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि हम आने वाले मुसीबत से लड़ सके। इधर कैसल के अंदर जिनवू सभी डीमंस को हराता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह सोचता है, इस कैसल में ज्यादातर मॉन्स्टर बी रैंक के हैं, लेकिन फ्लोर बढ़ने के साथ साथ इनका रैंक भी बढ़ रहा है। अगर मैं ऐसे ही लड़ता रहा तो मेरा लेवल काफी तेजी से अप होगा, लेकिन यहां मेरा काफी टाइम भी वेस्ट हो रहा है। मैंने जीना से प्रॉमिस किया था मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। टाइम बीतता जाता है और जिनवू 10,000 डीमन सोल्स कलेक्ट कर लेता है। अगले फ्लोर में पहुंचने पर उसे एक काफी बड़ा रेड डेमन और उसके आर्मी दिखाई देता है। जिनवू भी अपने आर्मी के साथ आगे बढ़ रहा था। इधर बाहर हम उन 2 हंटर्स को देखते हैं जो जिनवू को व्हाइट टाइगर गिल्ड में रिक्रूट करने आए थे। पार्क कहती है जिनवू घर पर नहीं है। उसकी बहन ने बताया वह टाउन से बाहर गया है। हान कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, जिनवू की लास्ट लोकेशन इसी टाउन में दिखा रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर वह गया कहां। इधर कैसल के अंदर दोनों आर्मी एक दूसरे से लड़ रहे थे। जिनवू सोचता है आखिर यह डीमन हिल क्यों नहीं रहा। तभी वह डीमन उन पर हमला कर कुछ शैडोज को मार देता है। यह देखकर जिनवू को काफी गुस्सा आ गया था और वह पूरी ताकत से डेमन को एक पंच मारता है। पंच के इंपैक्ट से डीमन काफी दूर जाकर गिरता है। जिनवू सोचता है लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। मोटे डीमन को काफी गुस्सा आ गया था और वह काफी स्पीड से जिनवू की तरफ बढ़ रहा था। जिनवू आयरन के शील्ड को यूज कर डीमन के अटैक से बच रहा था। मौका पाकर जिनवू हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन अपने स्पीड को यूज कर उस पर ही काउंटर अटैक कर देता है। बचते हुए जिनवू सोचता है यह काफी तेज है, अगर मैं इसे किसी तरह से रोक पाऊं तो। तभी उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पर जाता है। उसे एक आइडिया आता है और वह बिल्डिंग की ओर दौड़ पड़ता है। डीमन भी काफी तेजी से उसके पीछे आ रहा था। जिनवू जंप कर लेता है और वह डीमन बिल्डिंग से टकरा जाता है। मौके का फायदा उठा जिनवू उसका खेल खत्म कर देता है। इधर हम डोंगसू को देखते हैं जो संग से इंट्रोगेशन कर रहा था। संग डोंगसू को बताने की कोशिश करता है वह कोई मैजिकल बीस्ट नहीं है, लेकिन डोंगसू तो उसे चुप होने को कहकर रिपोर्ट देखने लगता है। संग अचानक से ही पूछता है ह्यूमंस गेट डंजियन और मॉन्स्टर्स के बारे में कितना जानते हैं। ये सुनकर डोंगसू कंफ्यूज्ड हो जाता है। संग बताता है यह मॉन्स्टर डीमन बीस्ट तो कुछ भी नहीं है, एक ऐसी ताकत है जो पूरे ह्यूमैनिटी को तबाह कर सकता है। डोंगसू कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है दुनिया में कितने हंटर्स हैं। संग बताता है नंबर्स काम नहीं आएंगे। डोंगसू बात करते करते रुक जाता है और पूछता है तुम्हारे तो बीवी बच्चे भी हैं, क्या तुम्हें अपने बेटे का नाम याद है। संग बिना हिचकिचाए जवाब देता है हाँ, उसका नाम जिनवू है। और हमें पता चलता है यह आदमी संग और कोई नहीं जिनवू का फादर है जो 10 साल पहले डंजन में गायब हो गए थे। संग पूछता है तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। डोंगसू समझ गया था यह जिनवू का फादर है और हंसते हुए कहता है तुम्हारा बेटा तो मर चुका है। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हें भी वहां पहुंचा देता हूं। यह सुनकर संग भी गुस्से में आ गया था। सीन कट होके हमें जिनवू को दिखाया जाता है जो कह रहा था मुझे पता नहीं था मेरी शैडो आर्मी इतनी ताकतवर है कि अनडेड भी हमसे डरने लगेंगे। यह कहकर वह अनडेड के लीडर को खत्म कर देता है। इधर हम डोंगसू को देखते हैं जो काफी बुरी तरीके से पीटा हुआ था। एक हाई ऑफिसर कहता है जब 2 एस रैंक के हंटर्स लड़ते हैं तो पूरा शहर तबाह हो जाता है, लेकिन यह लड़ाई तो काफी जल्दी खत्म हो गया जिससे शहर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मुझे यकीन नहीं होता उस आदमी ने एक एस रैंक के हंटर को कुछ सेकंड में ही हरा दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो संग कितना ताकतवर है। इधर जिनवू को देखते हैं जो खाना खत्म होने की वजह से और आगे नहीं बढ़ता और मिले हुए रिवॉर्ड्स को देखने लगता है। एलिक्सिर ऑफ लाइफ बनाने के लिए उसे 2 इंग्रेडिएंट्स मिल चुके थे। इसके अलावा उसे एक स्पेयर भी मिला था, लेकिन वह उसके ज्यादा काम का नहीं था। वो इसे मेजरर्स को देने का सोचता है जिससे उनका फायर पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आखिर में उसे एक कर्स्ड आइटम मिलता है जिसमें एक की था, लेकिन इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था। वह सोचता है वैसे भी मैं यहां इन चीजों के लिए नहीं आया था, मैं अभी 75वें फ्लोर पर हूं। अगली बार जब मैं यहां आऊंगा मैं अपने मिशन को पूरा करके ही लौटूंगा। इसके बाद जिनवू कैसल से बाहर आ जाता है। वह देखता है उसे बस एक और इंग्रेडिएंट चाहिए था एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए। जिनवू सोचता है अगली बार मुझे और भी ताकतवर होकर जाना पड़ेगा, लेकिन ऑफिशियली तो मैं अभी भी एक ई रैंकर ही हूं। अगर ऐसा ही रहा तो मैं हाई रैंक वाले डंकन रेड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। अब बहुत हुआ, मुझे अब फेकिंग करना बंद करना होगा। सीन अगले दिन दिखाया जाता है।
हम उसी बिल्डिंग को देखते हैं जहां हंटर्स अपने रैंक को चेक करवाने आते हैं। वहां व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक आदमी था जो नए हंटर्स को रिक्रूट करने आया था। वह इधर उधर देख ही रहा था, तभी वो सामने जिनवू को देखता है और जल्दी से बेक यॉन को कॉल कर बताता है, सर जिनवू रीअसिस्ट बिल्डिंग में है। लगता है वह अपने रैंक को रीचेक करने आया है। यह सुनकर बेक चौंक जाता है और तुरंत वहां के लिए निकल पड़ता है। इधर जिनवू अपने बारी का इंतजार कर रहा था। वहां एक हंटर को देखते हैं जो काफी नर्वस था। दूसरा हंटर कहता है, परेशान मत हो, जब तक तुम्हारा रैंक डी रैंक के अंदर होगा तुम्हें कोई ना कोई गिल्ड रिक्रूट कर लेगा, लेकिन ई रैंक हुआ तो मुश्किल हो सकता है। यह सुनकर जिनवू स्माइल करता है और सोचता है, ई रैंकर्स की जिंदगी काफी टफ होता है। इसके बाद जिनवू अंदर चला आता है। लड़की उसे क्रिस्टल पर हाथ रखने को कहती है। जिनवू के हाथ रखने पर मशीन में एरर आ रहा था। लड़की कुछ समझ नहीं पाती और जिनवू को फिर से ट्राई करने को कहती है, लेकिन फिर से एरर आ रहा था। तभी उसका सीनियर वहां आ जाता है। लड़की बताती है, मशीन खराब हो गई। उसके चेक करने पर फिर से एरर आ रहा था। वह चौंकते हुए कहता है, मशीन खराब नहीं हुआ, इस लड़के का पावर इतना है कि मशीन भी उसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। इसका मतलब यह लड़का कंट्री का 10वां एस रैंकर बनने जा रहा है। इधर बाहर हम चोई और वू को देखते हैं जो जेजू आइलैंड के एंट्स के बारे में बात कर रहे थे। चोई कहता है, हाल फिलहाल काफी कुछ अजीब हो रहा है। रेड गेट वाले इंसिडेंट में व्हाइट टाइगर ने एक आउटसाइडर को गेट में जाने दिया था और मैंने सुना उसी ने ही डंजन के बॉस को हराया था। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? वो बताता है, मैं वहां से निकल गया था, मुझे भी उस हंटर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तभी बिल्डिंग से काफी शोर सुनाई देने पर दोनों बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। इधर सबको पता चल गया था, उनके बीच में एक नया एस रैंक हंटर है। वो आदमी जिनवू को बता रहा था, उनके पास अभी प्रॉपर मशीन नहीं है जो उसे असिस्ट कर पाए, इसीलिए उसे कुछ दिनों तक वेट करना होगा। प्रोसीजर के बाद उसे उसका नया लाइसेंस मिल जाएगा। मैनेजर ये सब बता ही रहा था। तभी जिनवू को एक स्ट्रांग प्रेजेंस फील होता है। वहां चोई और वू पहुंच गए थे। जिनवू को देखकर चोई समझ गया था इतना शोर क्यों मच रहा था। चोई अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं हंटर्स गिल्ड का गिल्ड मास्टर हूं। अगर तुमने अभी भी किसी गिल्ड को ज्वाइन नहीं किया तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। लेकिन जिनवू उसे इग्नोर करके चला जाता है और कहता है, माफ करना, मैं अभी थोड़ा बिजी हूं। सभी लोग बातें करने लगते हैं। क्या उस लड़के ने फायर मास्टर चोई से बात नहीं की? चोई भी हैरान होकर वू से पूछता है, वो मैंने उसे बताया था ना मैं कौन हूं। वो कहता है, हाँ, लेकिन फिर भी तुम रिजेक्ट हो गए। तभी बेक भी वहां दौड़ते हुए आ गया था। बेक को देखकर चोई हैरान हो जाता है और सोचता है, ओ, अब मुझे समझ आया, यह वही लड़का है जिसने रेड गेट क्लियर किया है। जैसे ही बेक को पता लगा कि वह यहां है, वह यहां चला आया। बेक भी चोई को नोटिस कर लेता है। चोई बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गया था। बेक समझ जाता है चोई को जिनवू के बारे में पता लग गया। अगले सीन में हम जिनवू को देखते हैं जो अपनी मॉम को देखने आया था। जिनवू कहता है, ऐसा लग रहा है आप कभी भी उठकर मुझसे बात करने लगेंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी ही आपको ठीक कर दूंगा। जिनवू जब रूम से बाहर निकलता है वहां वो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जिनवू उसे नजरअंदाज करके जा रहा था। वो कहता है, सर्वेलेंस टीम का काम है हंटर्स पर इन्वेस्टिगेट करना ताकि कोई लॉ ब्रेक ना करे। जिनवू पूछता है, क्या तुम मुझे भी क्रिमिनल की तरह इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? वो जवाब देता है, नहीं, सर्वेलेंस टीम हंटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एस रैंकर्स के मामले में हम भी पावरलेस हैं। तुमसे मिलने मैं नहीं कोई और आया है। वहां हम हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट गो गन ही को देखते हैं। इसके बाद सभी बातें करने लगते हैं। प्रेसिडेंट गो जिनवू को उसके एस रैंक बनने के लिए कांग्रेट्स करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहते हैं, हम चाहते हैं तुम हमें ज्वाइन करो। यह सुनकर जिनवू थोड़ा चौंक जाता है। प्रेसिडेंट गो समझाते हुए कहते हैं, इस कंट्री को गवर्नमेंट नहीं, यहां के सबसे ताकतवर गिल्ड्स चलाते हैं। अगर तुम इनमें से किसी भी गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो इन गिल्ड्स का पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर तुम हमें ज्वाइन करते हो तो यह बैलेंस बना रहेगा। मैं तुम्हें उन गिल्ड्स की तरह उतने पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें हमारे एसोसिएशन में एक हाई पोजीशन दे सकता हूं। जिनवू सोचने लगता है, अगर मैं इन्हें ज्वाइन करता हूं तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। प्रेसिडेंट गो कंट्री के पहले एस रैंक हंटर हैं और सभी गिल्ड्स भी उन्हें काफी रिस्पेक्ट करते हैं। वो 80 साल के हैं, लेकिन उनकी ताकत मेरे ही लेवल पर है। बहुत सोचने के बाद जिनवू उनके ऑफर को मना कर देता है। प्रेसिडेंट गो को लगता है जिनवू ने पैसों की वजह से उन्हें ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जब वो जिनवू की अगली बात सुनते हैं उनका दिल जोरों से धड़कने लगता है। जिनवू ने कहा था, मेरी जगह बैटलफील्ड पर है और मैं आखिर तक मॉन्स्टर्स से ही लड़ना चाहता हूं। प्रेसिडेंट गो सोचते हैं, यह झूठ नहीं कह रहा,
मैं इसकी आंखों में देख सकता हूं। अगर मैं 10 साल यंगर होता तो मैं इस लड़के के शत खड़ा होकर लड़ सकता था। प्रेसिडेंट गो कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। इसके बाद जिनवू वहां से चला जाता है। जिनवू ने एक और वजह से उनके ऑफर को रिजेक्ट किया था। एसोसिएशन के पास सिर्फ डी और ई रैंक के ही गेट्स होते हैं, लेकिन जिनवू को तेजी से लेवल अप करना था ताकि वह अपने मॉम को ठीक कर सके, जिसके लिए उसे हाई रैंक के डंजन्स में जाना होगा। अगले सीन में हम डोंगसू को देखते हैं, जो काफी बुरी हालत में पड़ा हुआ था। भाई जिनवू के डैड ने काफी बुरी तरह से पीटा है बेचारे को। वह हाई ऑफिसर पूछता है, क्या तुम्हें लगता है वह आदमी कोई मैजिकल बीस्ट था? डोंगसू झूठ बोलता है, हाँ, वह एक मैजिकल बीस्ट था। ऑफिसर जाते हुए कहता है, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता हम उसका कुछ बिगाड़ भी पाएंगे। ऑफिसर के जाने के बाद डोंगसू काफी गुस्से में आ गया था। वह याद करता है, संग ने उससे कहा था, अगर तुम मेरे फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो मौत भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। डोंगसू संग से लड़ने के लिए आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। इधर जिनवू भी ऑनलाइन पर आर्टिफैक्ट्स देख रहा था। आर्टिफैक्ट्स को आप लोग गियर या वेपन समझ सकते हैं, जिससे हंटर अपने पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स के प्राइस देखकर जिनवू परेशान हो जाता है, क्योंकि वे कुछ ज्यादा ही हाई थे। जिनवू अपने स्पीयर को बेचने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर सोचता है, अगर मैं इसे बेचूं तो लोग मुझ पर शक करने लगेंगे। आखिर एक ई रैंकर के पास यह स्पीयर आया कैसे? और मैं ऑफिशियली भी किसी हाई रैंक डंजियन में नहीं गया जो मैं कोई बहाना बना सकूं। तभी उसकी नजर एक माइनिंग टीम पर जाता है, जो ए रैंक डंजियन के लिए हंटर्स को रिक्रूट कर रहे थे। वहां लिखा था, कोई भी रैंक का हंटर ज्वाइन हो सकता है, बस उसे फिजिकली फिट होना चाहिए। अगले सीन में हम प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, जो जिनवू के 4 साल पहले के प्रोफाइल को देख रहे थे। वह सोचते हैं, ऐसा लग रहा है मैं किसी और ही पर्सन से मिलकर आया हूं। वो कहता है, जिनवू अपने मॉम के मेडिकल बिल और बहन के स्टडीज के लिए हंटर बना था, और मुझे अभी रिपोर्ट मिला है वह हंटर्स गिल्ड के एक मिशन पर जा रहा है। यह चोई का हंटर गिल्ड था। यह सुनकर प्रेसिडेंट मायूस हो जाते हैं। आखिरकार जिनवू ने पैसों को ही चुना। प्रेसिडेंट को लगता है जिनवू ने कल उनसे झूठ कहा था, लेकिन फिर वो बताता है वह एक माइनर की तरह जा रहा है। यह सुनकर गो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं, जिनवू को तो समझना काफी मुश्किल है, आखिर वह करने क्या वाला है। इधर जिनवू वहां माइनर बनकर पहुंच गया था। हमें बताया जाता है, जब एक हाई रैंक के डंजियन को क्लियर किया जाता है, वहां हर काम के लिए अलग अलग टीम होता है। जैसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक टीम और माना स्टोन, और मॉन्स्टर के बॉडीज को कलेक्ट करने के लिए अलग टीम। इधर डंजन के अंदर चोई ने सारे मॉन्स्टर को मार दिया था। चोई कहता है, मैंने बॉडीज को कम से कम डैमेज पहुंचाने की कोशिश की है ताकि हम बॉडीज को भी कलेक्ट कर सकें। इसके बाद सभी डंजियन के और अंदर जाने लगते हैं। कुछ टाइम बाद चोई अपनी टीम के साथ बाहर आ जाता है। जिनवू सोचता है उसने बॉस को छोड़ बाकी के मॉन्स्टर्स को हरा दिया। मुझे कल सेंस हुआ था चोई स्ट्रांग है, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था वह एक ए रैंक के डंजियन से सभी को बिना चोट के ही बाहर ले आएगा। इसके बाद चाहे भी डंजन से बाहर निकल आती है। चाहे हंटर्स गिल्ड की वाइस मास्टर और कंट्री की 9वीं एस रैंक हंटर है। जिनवू सोचता है इसका ऑनरा तो काफी कमाल का है। तभी चाहे जिनवू को नोटिस कर लेती है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। चाहे सोचती है ऐसा लगा जैसे प्रेसिडेंट गो वहां थे, शायद ये मेरा वहम होगा। ये सोचकर वह वहां से चली जाती है। जिनवू सोचता है ये तो मेरी उम्मीद से काफी शार्प निकली। इसके बाद सभी माइनर अंदर आ जाते हैं। जिनवू जब जा रहा था तभी एक आदमी उससे टकरा जाता है और गुस्से से कहता है, अबे चूजे, देख के नहीं चल सकता। लेकिन जिनवू के घूरने पर वही चूजा बंध जाता है। इसके बाद जिनवू माइनिंग करने लगता है। उसके मसल देख एक आदमी लीडर से कहता है, सर, क्या ये सच में एक ई रैंकर है? कुछ देर बाद लंच ब्रेक का टाइम हो गया था। सभी बाहर जा रहे थे। जिनवू कहता है, मैं इस एरिया का काम पूरा करके बाहर आ जाऊंगा। सभी के जाने के बाद जिनवू सब कुछ छोड़ बॉस की ओर दौड़ पड़ता है। वहां पहुंचकर वह सोचता है, यह बॉस तो काफी ताकतवर सेंस हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैंने बॉस को मार दिया तो गेट बंद हो जाएगा। इससे गिल्ड का काफी नुकसान होगा। लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लोर तो कर ही सकता हूं। वह अंदर जाने ही वाला था, तभी पीछे से कोई कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? पीछे हम चाहे को देखते हैं। चाहे फिर से पूछती है, मैंने पूछा, आखिर तुम क्या कर रहे हो?